अच्छा, राइट डिफरेंसेस बिटवीन वीएम्स एंड कंटेनर्स, ये हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। कोई बताएं आप में से जल्दी से। सर जैसे कि पहले भी कितनी दफ़ा ये डिस्कस हो चुका है कि जो वीएम मशीन है वो हार्डवेयर यूटिलाइज करती है, और जो हमारे कंटेनर्स हैं वो विजुलाइज करते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे उसको विजुलाइज करते हैं। सही, ठीक है। और कल हम लोगों ने अगेन वो 3-4 टाइप के डिफरेंसेस की बात की थी ना, पहले भी हम कर चुके हैं, कल भी यही क्वेश्चन था कोई का। आइसोलेशन के हिसाब से हमने बात की थी कि कंटेनर्स में स्पेस। एप्स। जी जी। जी बोलो। जी, इसमें बेसिकली ये है कि एक ओएस होता है तो कर्नल एक ही शेयर कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से लेस स्पेस है, क्योंकि इसमें जस्ट एप्स होती हैं जो मीन्स के एप्स ही होंगी जो स्पेस इसकी वो ले रही होंगी। जबकि वीएम में जो है वो ओएस भी होता है, एप्स भी होती हैं, उनकी लाइब्रेरीज और वो सारी सब स्पेस ले रही होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस लेती है वीएम निस्बत कंटेनर्स। सही, ठीक है। और उसी में था कि वही एप्स आइसोलेशन की जो बात थी कि अच्छा। एप्स अपनी बाइनरीज और लाइब्रेरीज साथ लेकर आएगी। इमेज जो था, कल हमने देखा भी कि जोन सी इमेज में हम जोन सी भी बाइनरीज लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दें, वो अपने साथ अपनी वो लेकर आएगी। हम होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है कि होस्ट में जावा इंस्टॉल्ड हो या होस्ट में पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड हो या होम होस्ट में माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड हो। आप जोन सी भी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे वो अपनी डिपेंडेंसी को अपने साथ लेकर आएगी। जावा इंस्टॉल, आज हम एप्स को डॉकराइज करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस की एप्स को हम डॉकराइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि हर ऐप अपने साथ अपने वर्जन का जावा अपनी वर्जन की चीजें लेकर आएगी। तो जो शुरू में इशू आता था, इट डज नॉट वर्क ऑन माई मशीन, अब वो नहीं आएगा। अ, ये हो गया। बाकी कंटेनर्स फास्ट होते हैं, वो आपने भी बात कर दी कि क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेनर्स के लिए जो होस्ट ओएस है वो पहले से ही बूट हुआ हुआ है, सब कुछ है, तो कंटेनर्स फास्ट हैं, लाइट वेट हैं एज कम्पेयर टू वीएम्स जो कि थोड़ी स्लो हैं, और उनके ऊपर ज़्यादा मेमोरी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, ज़्यादा एक पूरी पूरी ओएस की कॉपी चाहिए होती है। हाउ टू परसिस्ट डेटा इन कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर आप डाटा को कैसे परसिस्ट करवा सकते हैं, हम निकल पड़ा है। सर इसमें वॉल्यूम्स यूज होते हैं उसमें, या फिर इसमें माउंट किया जा सकता है कोई पाथ आपकी लोकल जो मशीन होती है उस पे। तो सही, या इसके अलावा कोई रिमोट पाथ भी हो सकती है। सही। या सो तो हम अपने बेसिक। होस्ट में जी जी, जी जी। हम अपने होस्ट मशीन का पाथ देके उसमें स्टोर करवा सकते हैं, या फिर एक वॉल्यूम क्रिएट करवा के डॉकर में उसमें स्टोर करवा सकते हैं। सही। और कंटेनर का हम कौन सा पाथ देंगे? जो हम क्रिएट करेंगे कंटेनर में। मतलब नहीं, कंटेनर का हम कौन सा पाथ उस हमारे होस्ट के पाथ पे हम माउंट जिसमें कर रहे होंगे, इमेज वो की हमें, चीज़ें सेव हो रही होंगी, और वो हमें कैसे पता चलेगा? हम उसके पेज पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही। तो हम इमेज को देखेंगे, हम जोन सा भी इमेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर जोन सी भी ऐप बेसिकली चल रही है, वो ऐप अपना डाटा किस पाथ पे राइट करवाती है। अगर तो आप अपनी ऐप खुद लिख रहे हैं, अपनी कस्टम ऐप लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए या आपके डेवलपर को पता होना चाहिए कि वो किधर पाथ राइट करवा रहा है, तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। बट अगर आप कोई पब्लिक इमेज यूज कर रहे हैं तो वो पब्लिक इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन सारी दी होगी उसके डॉकर हब के पेज पे, और उधर से आप देख सकते हैं कि किस पाथ पे डाटा राइट कराता है। अब
करना हमने क्या है, हमने उस पाथ को परसिस्ट करवाना है, जो भी मतलब कंटेनर उस पाथ में, और ये मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है एक पाथ को सिर्फ आप परसिस्ट करवा सकें, क्योंकि वो माइनस वॉल्यूम का जो फ्लैग है माइनस वी का, तो आप दो माइनस वी दे दें। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, डॉकर रन माइनस वी पाथ कॉलन कंटेनर पाथ, कंटेनर पाथ वन, फिर दोबारा माइनस वी पाथ टू कॉलन कंटेनर पाथ टू। तो ये भी याद रखिए, आप दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, जितने मर्जी देना चाहे आप दे सकते हैं। अगर आपका कंटेनर काफी ज्यादा जगहों पे चीजों को लिख रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन परसिस्ट ऑल ऑफ दोस पाथ्स। नॉर्मली हर ऐप का एक ही होता है। तो सर अगर और मल्टीपल पार्ट्स होंगे तो वो मीन्स कि वो कैसे कंटेनर कैसे मैनेज करेगा, उनको यूज कैसे करेगा? वो तो देखिए इमेज पे डिपेंड करता है ना, कौन सा इमेज है। मैंने तो कहा अगर एक इमेज ऐसी है जो कि दो पार्ट्स पे डाटा राइट करवाती है, लेट से एक जगह पे अपने लॉग्स लिखवा रही है, एक जगह पे अपने बाकी मतलब जो माई एस क्यू एल, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बात करूँ, अगेन ये डिपेंडेंट ऑन द इमेज है ना, ये मैं तो नहीं एक जेनेरिक बात नहीं कर सकता सबके लिए, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। अगर कल को ठीक है। आपका किसी ऐसी इमेज से पाला पड़ा कि जो दो जगहों पे डाटा राइट करवाती है या दो पार्ट्स पे क्रिटिकल डाटा राइट करवाती है, और आपको वो क्रिटिकल डाटा परसिस्ट करवाना ही है हर हाल में, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं, मतलब यू हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। आई एम नॉट सेइंग कि होगा ऐसा ही हर हाल में। क्यों नहीं होगी, क्लास हो रही है, किसी ने पता नहीं व्हाट्सएप पर मैसेज किया आज क्लास नहीं होगी प्लीज। अच्छा तो ऑब्वियसली वो मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि पॉसिबल है। अब अगर ऐसी कोई इमेज आएगी तब आप ऐसे करेंगे, अगर नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक ही वॉल्यूम यूज आप करेंगे। और कैसे होता है परसिस्ट डाटा, वही आप बाइंड माउंटिंग या डॉकर वॉल्यूम्स। तो अच्छा मैं भी आपका ये देख रहा था जब, तो आप ये देख सकते हैं, ये है डॉकर वॉल्यूम। सो बेसिकली ये होता है वार लिब डॉकर। मैं उस वीएम के अंदर गया जो मेरी वीएम चल रही है बेसिकली, जिस पे डॉकर चल रहा है। सो वार लिब डॉकर उसका डिफॉल्ट पाथ था, मैं वार लिब डॉकर में गया तो आप देख सकते हैं इधर उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, वॉल्यूम्स भी वो इधर लिख रहा है, इमेजेस की जो टार बॉल्स और जो लेयर्स मैं कह रहा हूँ वो भी यहीं पे सेव हो रही हैं, कंटेनर्स की जो एक एक्स्ट्रा रीड राइट लेयर हम बात कर रहे थे वो भी इधर ही सेव हो रही है, बाकी भी हर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की भी यहीं पे सेव। तो मैं अगर जाता हूँ वॉल्यूम्स में तो आप देखेंगे कि ये वो सारे वॉल्यूम्स हैं जो मेरे बने हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं पी एस क्यू एल जो हमने कल बनाया था। मैं चाहता हूँ पी एस क्यू एल में ये मुझे एक फोल्डर मिला सी डी अंडर स्कोर डाटा, मैं इसमें जाता हूँ तो आप देखें वो मुझे उस तरह से अलाउ ही नहीं कर रहा कि उस फोल्डर में जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे कह रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये अब डॉकर मेरे लिए हैंडल कर रहा है। डॉकर इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस फॉर मी रादर देन कि बेसिकली कोई और उसको हैंडल कर रहा हो, या मतलब मैं खुद उसको देख सकूं, मैं खुद उसका डाटा डिलीट कर सकूं, कुछ कर सकूं। अब वो डॉकर मेरे लिए हैंडल कर रहा है और मैं बेसिकली उसको यूज करके अपना डाटा को परसिस्ट करवा रहा हूँ। वाई एंड हाउ नेटवर्क्स आर यूज्ड इन डॉकर, ये कोई बताए? ताकि कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें अपने नाम से, आईपी से नहीं। सही, कोई भी कंटेनर्स के दरमियान आपने इंटर कम्युनिकेशन करवानी है तो आप उनको नेटवर्क का पार्ट बना के उनके नेम की बेसिस से, डीएनएस नेम की बेसिस पे सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, रादर देन बेसिकली सेटिंग द आईपी। आईपी का नुकसान ये, आईपी कभी भी आपने सेट नहीं करनी। अगर आप कहीं पे भी कोई एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपने कभी भी आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करवानी, बिकॉज आईपी जब भी कंटेनर डिलीट होगा या कहीं पे भी, मतलब इवन आप कंटेनर की लेवल की बात कर रहे हैं लेकिन हम
मतलब EC2 इंस्टेंस की बात कर लें या सर्वर की बात करें, तब भी हम सर्वर की IPs पे कम्युनिकेशन नहीं करवाएंगे कभी भी, चाहे किसी भी लेवल पे हो जाए। यू विल ऑलवेज से कि हम IP बेस्ड कम्युनिकेशन कभी भी नहीं करवाएंगे, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि अगर सर्वर डिलीट हो गया, सर्वर रिक्रिएट हुआ, तो दोबारा IP उसको नई IP मिल जाएगी, तो वो भी एक इशू है। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही होगी कि हम लोग कभी IP बेस्ड कम्युनिकेशन ना करवा रहे हो। क्योंकि सर एक मेरा सवाल है इस कम्युनिकेशन के हवाले से कि बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज कर दें, तो वो क्यों कम्युनिकेट करेंगे आपस में एक दूसरे से? मतलब एप्लीकेशन को डॉकराइज किया हुआ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट भी चले, तो वो कम्युनिकेट क्यों करेगी? देखिए, इंडिपेंडेंटली चलने से मुराद ये थी कि वो उनकी लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उनकी बाकी चीजें इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, बट माइक्रो सर्विसेज में एटलीस्ट कॉल तो हो नहीं रहा। API कॉल जो हमने देखी थी, तो शुरू में हमने यही कहा था ना कि फ्रंट एंड बैक एंड को, या बैक एंड बाकी माइक्रो सर्विसेज को API कॉल करेगी। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यानी कि जैसे कि अकाउंट्स का हमारे पास एक माइक्रो सर्विस, उसका अपना डॉकर होगा, अब वो उसका अपना कंटेनर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। exactly. जब हमने माइक्रो सर्विसेज में बात की, देखिए पहले हमने कहा था एक मोनोलिथिक सर्विस है, वो अपने अंदर का कोड ही कॉल करती है। कोड कॉल होता है, मतलब एक फंक्शन कॉल होता है, कोड का पार्ट है, एक ही कोड लिखा हुआ है ये पूरा, और उस कोड के अंदर ये सारे डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट चीजें हैं। तो ये कोड कॉल्स थी, फंक्शन कॉल्स थी। अब हमने कहा था कि माइक्रो सर्विसेज में क्या होगा, हर इंडिपेंडेंट तो बन गई है, बट दे विल हैव देयर ओन, दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया एन API कॉल। अकाउंट्स ऑर्डर्स को एक API कॉल भेजेगी, क्योंकि देखें डिपेंडेंसी तो उस लिहाज से फ्रंट एंड पे अगर आप जाके देखेंगे कि मैं अपने UI में दराज में लॉग इन हुआ हूँ, जाहिर सी बात है मुझे अपने पेज पे अपने ऑर्डर्स भी नजर आने चाहिए, अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी नजर आनी चाहिए, अपना कार्ट भी नजर आना चाहिए, जो कि मतलब बास्केट है बेसिकली, मुझे वो भी नजर आना चाहिए कि भाई मेरे अभी तक बास्केट में या कार्ट में मैंने क्या क्या कुछ चीजें ऐड की हुई हैं, मेरे प्रीवियस ऑर्डर्स कितने थे, मेरे अकाउंट की डिटेल्स क्या हैं। तो ये सब कुछ मुझे तो UI में आना चाहिए। कस्टमर को तो आप नहीं बता सकते ना कि हम माइक्रो सर्विसेज बेस्ड हैं या जो भी हैं, बट बैकएंड पे आपने अपनी एप्लीकेशन को अप रखने के लिए, अच्छी मेंटेनेंस रखने के लिए, आपने छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, कॉल आएगी अकाउंट्स को, अकाउंट्स आगे कॉल करेगा ऑर्डर्स को, ऑर्डर से इस पर्टिकुलर कस्टमर की प्रीवियस ऑर्डर्स का डाटा ले आएगी JSON फॉर्म में, और उसको फिर वो UI पे दिखाएगी। तो इन ऑब्वियसली ऑर्डर्स की जब हम बात करेंगे, तो ऑर्डर्स प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं कि भाई एक प्रोडक्ट, एक ऑर्डर में मैंने 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। सो ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर्स में प्रोडक्ट्स की डिटेल आनी चाहिए कि यार मैंने अगर एक ऑर्डर किया था, उसमें मैंने 5 चीजें ऑर्डर की थी, 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो वो पांचों उस ऑर्डर की डिटेल में आनी चाहिए। जाहिर सी बात, आप किसी भी, मैं दराज पे ऑर्डर करता हूँ, मुझे मेरी प्रीवियस हिस्ट्री में सब नजर आता है कि मैंने ये ऑर्डर किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी काउंटेड एज, मतलब विल बी एक्यूमुलेटेड। तीनों माइक्रो सर्विसेज की आपस में कॉल्स होके एक्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स आएगा। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे भी बात की कि ये आपके क्लाइंट्स हैं, API गेटवे पे कॉल आएगी, API गेटवे माइक्रो सर्विस पे कॉल भेजेगी, माइक्रो सर्विस हो सकता है दूसरी माइक्रो सर्विस तो API कॉल भेजे, जो कि फिर अपने डेटाबेस से डाटा लेकर आए। तो यही हमने कहा कि हो सकता है कुछ माइक्रो सर्विसेज हो जो कि DB से कॉल करते हो, कुछ हो सकते हैं जो कि विदाउट DB हो, जिनको DB की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट उनको कॉल करके डाटा फिच कर रही हो। अगेन यही चीज हम लोगों ने इधर भी डिस्कस की कि ये जो आपस में जो लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर ऑल API कॉल्स जो कि वो आपस में कर रहे हैं। और API मैंने आपको बताया था कि API अगेन क्या होती है, कोई भी यूजर मतलब किसी भी माइक्रो सर्विस से अगर डाटा गेट करना चाहते हैं, किसी भी सर्विस से डाटा गेट करना चाहता है, तो आप अपनी सर्विस में एक्सपोज करते हैं एक API के, यार एक वेल नोन इंटरफेस एक्सपोज किया जाता है कि हमेशा इसके थ्रू कॉल जाए और इसके थ्रू डाटा फेच होके वापस आए। तो हम लोगों ने अगेन ये सारी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको यही दी थी कि जो रेस्टोरेंट है उसका बैकएंड उसका
किचन है, आपको कभी किचन में जाने की इजाजत नहीं होती रेस्टोरेंट में। आप फ्रंट एंड में मतलब आप रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, जो कि वही वाली बात है, उन्होंने जो एपीआई एक्सपोज की हुई है सिर्फ वो यूज करके आप खाना ऑर्डर। ये नहीं हो सकता कि मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके देसी खाना ऑर्डर करना शुरू कर दूं, क्योंकि चाइनीज रेस्टोरेंट मुझे वो एपीआई ही नहीं देता, मुझे वो मेन्यू ही नहीं देता कि यार मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके देसी खाना मैं जाके उसको कहूँ चिकन कढ़ाई मुझे ला दो, वो कहेगा भाई ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। सेम इसी तरह एपीआई जो माइक्रो सर्विसेज हैं वो अपनी कुछ एपीआई एक्सपोज करती हैं, उसके अलावा आप उनको कॉल कर ही नहीं सकते। थ्रू अ वेल नोन एपीआई स्ट्रक्चर आप उनको कॉल करते हैं और वो बैकएंड से डाटा फेच करके आपको ला कर दे देते हैं। तो वही अगेन, ऑर्डर्स ने जब प्रोडक्ट्स को कॉल की, ऑर्डर ने प्रोडक्ट्स की एपीआई को कॉल की, प्रोडक्ट ने जितने मतलब इस ऑर्डर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन भेज दी कि लेट्स से प्रोडक्ट आईडी 100 थी, तो प्रोडक्ट आईडी 100 का प्रोडक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक चिप्स का पैकेट था, तो मैंने जब ऑर्डर में अपने देखा तो मुझे वो चिप्स के पैकेट का नाम नजर आना शुरू हो गया कि यार लेज का लेट से मैंने चिप्स लिया था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट्स की सर्विस से रही है, बट यूआई में मुझे वो एक क्यूमुलेटेड फॉर्म में नजर आएगी। यूआई में मुझे कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा होगा कि भाई ये अलग माइक्रो सर्विस है, ये अलग माइक्रो सर्विस है। क्यों? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस तो आप खराब नहीं कर सकते ना, यूजर एक्सपीरियंस तो एज इट इज रहेगा। या जो मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स पे या बाकी जगहों पे हजारों माइक्रो सर्विसेज हैं, सौ माइक्रो सर्विसेज, क्या आज तक कभी आपको पता चला है फ्रंट एंड पे कि यार कितनी माइक्रो सर्विसेज होंगी, अमेजोन की इतनी है? तो फ्रंट एंड में कभी आपको तो नहीं पता चलेगा कि भाई ये सेपरेट माइक्रो सर्विस है, बट वो बैक एंड की मेंटेनेंस के लिए है। माइक्रो सर्विस में शिफ्ट ही क्यों हुए थे? फॉर अ बेटर मेंटेनेंस ऑफ योर एप्लीकेशंस। तो अगर हम उसको डॉकर में करते हैं, तो जो आपका मेन क्वेश्चन ये था कि इन सबको हम डॉकराइज कर रहे हैं तो ये सारी सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स बनेंगे। जब ये सेपरेट कंटेनर्स होंगे तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है। इसने इससे डाटा लेकर आना है, इसने इससे डाटा लेकर आना है, इसने इसको एपीआई कॉल भेजनी है। व्हाट आर डॉकर इमेजेस? डॉकर इमेजेस क्या है? और अगला क्वेश्चन मतलब कि डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स में क्या फर्क है? सर डॉकर इमेजेस बेसिकली प्री डिफाइंड कंटेनर्स होते हैं जो रनिंग तो नहीं होते हैं, इनके फाइल्स होती हैं। और कंटेनर्स की होते हैं कि जब हम उनको रन करते हैं तो कंटेनर्स की फॉर्म में होते हैं। ये कंटेनर रनिंग फॉर्म होती है, डॉकर इमेज जो है वो उसकी एक रनिंग फॉर्म नहीं होती। और इसके फायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड इमेजेस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं बार बार। तो कंटेनर्स जो है वो बेसिकली उनकी रनिंग फॉर्म होती है। सही, हाँ सॉर्ट ऑफ सही। अ, अच्छा, सर और फिर ये डॉकर इमेजेस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि डॉकर को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। सही मतलब सॉर्ट ऑफ सही कह सकते हैं। इमेज बेसिकली अगेन वही एक टेम्पलेट है, एक पैकेज्ड फॉर्म है, एक क्या कहना चाहिए, स्नैपशॉट है आपकी। जो भी मतलब आप इमेज बनाते हैं, अगर खुद बनाते हैं तो बेसिकली उस स्नैपशॉट में क्या क्या कुछ होना चाहिए, वो युबंटू पे बेस होनी चाहिए, उसमें गिट होना चाहिए, उसमें कर्ल होना चाहिए, उसमें जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इंस्टॉल करवा के यू वुड बी क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट आउट ऑफ इट, यू वुड बी क्रिएटिंग अ टेम्पलेट कह लें उसको, पैकेज कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब यू वुड बी क्रिएटिंग बेसिकली पैकेज आउट ऑफ इट। और जब आप उसको रन करेंगे, उस पैकेज को रन करेंगे, तो उसमें वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो आपने बिल्ड करते वक्त उसमें सेट की थी। एंड जब आप उसको रन करेंगे तो अगेन वो एक रीड राइट लेयर ऐड हो जाएगी ऑन टॉप ऑफ दोज रीड ओनली लेयर्स, तो सर आपका एक कंटेनर चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जी। डॉकर नेटवर्किंग के थ्रू हम अपनी होस्ट मशीन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जहां हमारा डॉकर डेमन रन हो रहा होता है। नहीं,
एज सच नहीं, क्योंकि वो उसके नेटवर्क में चल रहा है, एज सच नहीं आप कर सकते। लेकिन हाँ, वो उसका एक तरीका होता है, वो मैं अभी मतलब डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली अगर आपने, फिर मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये है कि मैंने रन माइनस पी 80 खैर बच्चे ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम दोनों वो कर रहे होंगे, तो ये हम तभी डिस्कस कर लेंगे जब हम दो माइक्रो सर्विसेज को डॉकराइज कर रहे होंगे, तो उसको चलाते वक्त हम ये डिस्कस करेंगे। ये या तो आज की क्लास के एंड में होगा या नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है कि होस्ट को वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर करना पड़े, कोई होस्ट की किसी पोर्ट को लेट से एक्सेस करना पड़े, तो वो कैसे करते हैं, वो हम मतलब आज की क्लास की एंड में या फिर मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास तक वो चली जाएगी चीज। अच्छा, तो अगेन डॉकर इमेजेस वर्सेस कंटेनर। कंटेनर क्या है? उसका रनेबल इंस्टेंस ऑफ एन इमेज। जब आपने एक इमेज बनाया, उसको जब आपने रन किया, तो एक कंटेनर रन होना शुरू होगा, एक एक्चुअल फिजिकल मतलब क्या कहना चाहिए कि एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई। इमेज क्या थी? इमेज सिर्फ एक टेम्पलेट था, इमेज सिर्फ एक स्नैपशॉट था, कुछ फिजिकली मतलब वो कुछ रन नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्नैपशॉट बन रहा है, सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन रही हैं कि यार जब जब ये इमेज चलेगा तो इसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, जब जब मतलब इसका कंटेनर चलेगा तो इसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ इमेज इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये वही वाली एग्जांपल अगर एक और मैं दूंगे, इमरजेंसी की सिचुएशंस में आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। किसी भी बिल्डिंग में आप जाएं तो उन्होंने लिखा होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब डू दिस, लीव द बिल्डिंग, फायर की सिचुएशन में फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करें, ये करें। अब वो सिर्फ एक टेम्पलेट लिख के उन्होंने दे दिया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह के मतलब कोई इमरजेंसी आती है, देन यू हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस और अपना स्टेप्स करने हैं। अगर नहीं आती, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं होती, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। द सेम सिचुएशन ओवर हियर कि यार जब तक कंटेनर नहीं चलता, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की एक्चुअल एक इंस्टेंस नहीं बनता। जब कंटेनर चल जाएगा तो जो आपने इमेज बनाया था उसका एक एक्चुअल कॉपी चलना शुरू हो गई है विद अ रीड राइट मतलब लेयर एडेड ऑन टॉप ऑफ इट। व्हाट आर लेयर्स इन डॉकर इमेजेस? लेयर्स क्या होती सर, है हमने? जी जी। जब हम डॉकर इमेज, कल जैसे आपने बताया था, आपने वो करके भी दिखाया था कि जब हम डॉकर इमेज बिल्ड कर रहे थे तो उसके रिजल्ट में वहां पे लेयर्स बन रही थी। तो जो डॉकर फाइल बनाते वक्त जितने भी स्टेप्स हम यूज करते हैं वो एक नई लेयर बना देता था। सही है, बिल्कुल। बेसिकली जो कमांड्स होती हैं वो लेयर ही कंसिडर की जाती हैं। डॉकर फाइल में जितनी कमांड्स होंगी वो एक लेयर कंसिडर होंगी। बेसिकली जितनी भी कमांड्स आप डॉकर फाइल में ऐड करेंगे वो सब एक एक लेयर बनती जाएगी। और जो आपकी बेस इमेज है उसके केस में क्या होगा? जो आपने जिस इमेज पे बेस किया हुआ है फ्रॉम के थ्रू, उसके केस में क्या होगा? सर उसकी भी जो उसकी लेयर्स है उसकी ना भी वो लेयर्स ऐड हो जाएंगी। सही, बिल्कुल। तो वो अगेन अगर बेस इमेज में 5 लेयर्स हैं और आपने अभी 3 लेयर्स ऐड किए हैं, तो टोटल 8 लेयर्स बन जाएंगी आपके। अगेन बेस इमेज की भी कैसे डिफाइन होगी? बेस इमेज की डॉकर फाइल देखी जाएगी। हो सकता है बेस इमेज भी किसी और इमेज पे बेस कर रही हो, क्योंकि एट द एंड तो सब अपने स्क्रैच पे बेस करना है। बट जैसे हमने कल बात की थी, फॉर एग्जांपल ये तो स्क्रैच की, तो ये तो बेस इमेज है ही, सारी इमेजेस इससे वो करती हैं, बेस करती हैं। फिर आपने इससे लेकिन एक यूबंटू की इमेज बना दी, ये स्क्रैच, और इसके ऊपर आपने यूबंटू की चीजें ऐड कर दी। फिर आपने इसकी बेसिस पे एक और इमेज बनाई जिसमें कर्ल इंस्टॉल था। ये स्क्रैच, ये यूबंटू, और यहाँ पे कर्ल अपने
इंस्टॉल कर लिया। और फिर इसके बाद ऊपर अगर लेट से आपने एक और लेयर ऐड कर दी कि कोई फाइल क्रिएट कर दी a.txt, तो 4 लेयर्स बन गई। फिर अगर उस फाइल को बेस इमेज बना के आगे कुछ किया तो उसमें 5 लेयर्स होंगी। जितनी जितनी आप और ये लेयर्स शेयर हो रही हैं, ये लेयर्स अगेन शेयर्ड हो रही होती हैं। ये वाली लेयर जो बेसिकली ये वाली और ये वाली जो लेयर है ये इधर से शेयर हो रही है, इधर और इधर। बेसिकली ये वाली लेयर कहाँ से है, ये वाली लेयर यहाँ से शेयर हो रही है। सो ऑल द लेयर्स आर शेयर्ड एट द एंड, ताकि कोई एक्स्ट्रा वो ना बन रही हो, एक्स्ट्रा स्टोरेज ना यूज हो रही हो, एक्स्ट्रा चीजें ना यूज हो रही हो। ठीक हो गया, ये हमारा क्विज बेसिकली कंप्लीट हो गया कल का रिवीजन। कल से किसी को कोई अभी तक कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह वॉल्यूम को माउंट करते हैं, होस्ट पे जो वॉल्यूम का पाथ माउंट हुआ है, अगर उस पे हम कोई फाइल क्रिएट करें, लोकली क्रिएट करें उस होस्ट पे, उस पाथ पे, तो क्या वो कंटेनर के अंदर एक्सेसिबल होती हैं? जी जी होती हैं, वो हमने कल देखा था ना, हमने एक p.txt बनाई थी होस्ट पे और वो कंटेनर में एक्सेसिबल थी। क्योंकि अगेन वही बात है ना, वो पाथ शेयर हो रहा है, वो पाथ दोनों होस्ट में और कंटेनर में शेयर हो रहा है। तो चाहे आप कंटेनर में कुछ चेंज करेंगे वो होस्ट पे शो होगा, चाहे आप होस्ट में कुछ चेंज करेंगे वो कंटेनर में भी शो होगा। सर ये हम कह सकते हैं कि ये फाइल्स अगर हमने कॉपी करनी हो कंटेनर के अंदर, तो अगर हमें जरूरत हो तो हम उस माउंट पॉइंट पे वो प्लेस कर दें और कंटेनर के अंदर जाके एक्सेस कर लें। कर सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा तरीका नहीं है ना, दिस इज नॉट अ गुड वे। आज हम अच्छा तरीका पढ़ेंगे। अगर आपने फाइल्स को अंदर कॉपी ही करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट, तो वो हम उसको अच्छा तरीका पढ़ेंगे, ना कि मतलब ये वाला तरीका अच्छा तरीका नहीं। करने को तो कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मैं ना लास्ट डे वो असाइनमेंट कर रहा था, तो मैं बैश के ऊपर उसको जब कमिट करता था ना, वो शेल से बाहर आ जाता था। किस चीज को? मैं कमिट कर रहा था ना आंसर्स हम्म। बैश पर, तो वो शेल से बाहर आ जाता था, ग्रेटर देन का साइन आ जाता था, वहां पे कर्सर चले जाता था। आप कमांड पूरी नहीं दे रहे होंगे। आप कमांड गेट कमिट की कमांड यूज कर रहे थे? मैं कर रहा था गिट, यस सर, गिट कमिट माइनस m, आगे आप वो उसका नहीं वो। दे रहे होंगे ना, गेट कमिट -m। आप इसको एंड नहीं कर रहे होंगे इस कोट को। वो जब तक आप कोट एंड नहीं करेंगे वो तो यही सोचता रहेगा कि भाई आपकी स्ट्रिंग अभी तक चल रही है, आपका मैसेज चल रहा है। आप इसको एंड नहीं करेंगे, लाजमी बात है आप इसको एंड नहीं करे होंगे। जैसे कि ये डी कोट आ गया, बल्कि ठीक है सर। वो जब आप इसको एंड करेंगे तो वो कहेगा, अभी मेरा तो चलो गेट की रेपो नहीं है, लेकिन आपके केस में वो उसको कोई कमिट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग जब आपने स्टार्ट इससे की है तो आपने एंड भी, मतलब एक एंडिंग कोट भी तो देना है, उसको बताना है कि ये मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है, वरना उसको तो नहीं ऐसा पता चलेगा। वो तो यही सोच रहा है कि स्ट्रिंग अभी तक चलती जा रही है। अगेन हम कमांड्स को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम हमने देखा था कि फ्रॉम बताता है कि कौन सी बेस इमेज को यूज करना है, किस बेस इमेज को यूज करके आपने ये जो अब मैं नई इमेज बनाना चाह रहा हूँ ये किस इमेज पे बेस करेगी, ये किस इमेज के थ्रू आप एक नई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग दैट इज इन द बेस इमेज वो आपकी इमेज का भी पार्ट बन जाएगा। रन हमने अगेन पढ़ा था, बिल्ड टाइम कमांड है। रन में जो जो चीजें आप बेसिकली ऐड करेंगे वो सब आपकी इमेज के अंदर एक तो इमेज के अंदर वो चीजें क्रिएट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं जावा इंस्टॉल कराना चाहता हूँ तो मैं रन के थ्रू जावा इंस्टॉल करा सकता हूँ। कर्ल इंस्टॉल कराना चाहता हूँ तो मैं रन के थ्रू कर्ल इंस्टॉल करा दूँ, जो कि हमने कल एग्जांपल देखी भी थी कि मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम ubuntu रन यहाँ पे apt कर्ल की जो कमांड थी वो लिख दी और रन टच a.txt किया। तो इससे हुआ क्या कि उसने एक कर्ल भी इंस्टॉल कर दिया, जो रिजल्टेंट इमेज बनेगा
उसमें कर्ल भी इंस्टॉल होगा और उसमें एक फाइल भी बनी होगी a.txt के नाम की, क्योंकि ये हम रन के थ्रू कर रहे हैं। रन का अगेन मकसद क्या होता है, बिल्ड टाइम कमांड है, तो बिल्ड टाइम की जो चीजें हैं मतलब बिल्ड होते हुए, इमेज बिल्ड होते हुए ये कमांड चलेगी और वो इमेज का पार्ट बन जाएगा। लेबल हमने पढ़ा कि कोई भी मेटा डाटा आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अगेन है ये सॉर्ट ऑफ यूजलेस किस्म की कमांड ही, मतलब कोई इससे आपके रिजल्टेंट इमेज के फीचर्स पे या साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ आपने एक मेटा डाटा ऐड कर दिया। CMD और एंट्री पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये रन टाइम कमांड्स हैं। एंट्री पॉइंट है द फर्स्ट कमांड दैट विल रन जब एक कंटेनर चलता है। जब भी आप एक कंटेनर चलाएंगे तो फर्स्ट कमांड दैट विल रन वो एंट्री पॉइंट होगा। और CMD क्या होगा, CMD एंट्री पॉइंट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। सो the first command or the first basically script that will run is entry point space CMD, मतलब जो भी आप entry point में भेजेंगे वो, और जो भी आप CMD में भेजेंगे वो as an argument passed to the entry point। तो अगर आपने entry point में जावा भेजा है तो आप CMD में लेट से डैश जार और अपनी जार की फाइल का नाम बता सकते हैं, तो आपकी जावा डैश जार ऐप डॉट जार रिजल्टेंट नाम बन जाएगा। या मतलब इसी किस्म से कुछ भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एंट्री पॉइंट इज द फर्स्ट कमांड, CMD इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू एंट्री पॉइंट। और हाँ मतलब मेजर डिफरेंस दोनों में, मतलब तीनों में ये है, रन बिल्ड टाइम कमांड है, इमेज बिल्ड होते वक्त इमेज का पार्ट बनती है। CMD और एंट्री पॉइंट रन टाइम कमांड्स हैं। और जो रन टाइम कमांड है जाहिर सी बात है वो डॉकर रन के वक्त यूज आएंगी, कंटेनर बनाते वक्त यूज करेंगे। जो बिल्ड की कमांड है वो आप डॉकर बिल्ड के वक्त यूज करेंगे, इमेज बनाते वक्त आप मतलब वो प्रैक्टिस में आएगी। सो ये मेजर डिफरेंस है इन तीनों में। इन तीनों का डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी। अगर आप मतलब डॉकर स्पेशलाइज किसी जॉब की बात करेंगे तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं इंटरव्यू में। अच्छा, वर्क डायर क्या है? वर्क डायर बेसिकली आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जो फाइल मैंने बनाई है a.txt की, अभी a.txt की फाइल कहाँ पर बनी है? अगर मैं वापस जाता हूँ इधर और मैं करता हूँ डॉकर बिल्ड -d टेस्ट डॉट दिया, अच्छा बिल्ड की स्पेलिंग गलत है। डॉकर बिल्ड मैंने इमेज बिल्ड कर दिया, मैंने उसको रन किया, डॉकर रन -it टेस्ट। ये मैंने वो युबंटू की इमेज बनाई हुई है, युबंटू से लेके उसमें कर्ल इंस्टॉल कराया और फाइल इंस्टॉल कराई। तो अगर हम देखें तो a.txt कहाँ पर बन रही है? मेरे रूट फोल्डर में बन रही है। बट व्हाट इफ आई वांट a.txt इन, मैं चाहता हूं a.txt बने /ali/a.txt के फोल्डर में। उसके लिए क्या होगा? मतलब व्हाट इफ मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं चाहूँ वहां पे बने, या आगे की जो कमांड्स है वहां पर चले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वर्क डायर अली सेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा? वो एक अली के नाम की डायरेक्टरी बनाएगा और इस लाइन के बाद जितनी कमांड्स होंगी वो उस डायरेक्टरी में चलेंगी अनटिल अनलेस मैं उसको चेंज ना कर दूं। मैं यहाँ पे लेट से चेंज ना कर दूं वर्क डायर फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा ये ना कर दूं, ये नहीं करूंगा, सारी कमांड्स वहां पे चलेंगी, इवन बिल्ड टाइम एंड इवन रन टाइम। बिल्ड टाइम और रन टाइम से मेरा क्या मुराद? अभी मैं जब कंटेनर पे जाता हूँ, कंटेनर में एग्जेक करता हूँ, तो मैं किस फोल्डर में होता हूँ? रूट फोल्डर में। बट अगर मैं दोबारा इसको बिल्ड करता हूँ और मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा डिफॉल्ट फोल्डर ही अली होगा। अब मैंने अगेन आपको कहा बिल्ड टाइम चाहे रन टाइम, तो बिल्ड टाइम में भी जो उसने फाइल बनाई a.txt वो उसने अली के फोल्डर में बनाई, और रन टाइम में भी जब मैंने कंटेनर चलाया तो उसने
दोबारा अली के फोल्डर में ही मुझे मतलब ओपन किया। क्यों? क्योंकि अली वॉज माई वर्किंग डायरेक्टरी। मैं चाहूँ तो हाँ ये काम करूँ और यहाँ पर जाके मैं वर्क डायर क्लास सेट कर दूं। कब क्या होगा? a.txt बनेगी अली के फोल्डर में, और जब मैं कंटेनर ओपन करूंगा तो वो क्लास के फोल्डर में ओपन होगा। तो मैं अगर दोबारा इसको बिल्ड करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छा ये उसने अली के अंदर ही क्लास कर दिया, क्योंकि उसने उसको सब फोल्डर समझा है। उसने उसको सब फोल्डर समझ के, इसको भी मैं यूं कर देता हूँ, उसने उसको सब फोल्डर समझ के अली के अंदर ही क्लास बना दी है। तो वो मैं इसको सही किया, तब आप देख सकते हैं वो स्लैश क्लास में ये आया, लेकिन a.txt इधर नहीं बनी हुई। a.txt किधर बनी होगी? अली के फोल्डर में इधर। तो वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड क्या करती है वर्क डायर की, कि वो आपको इसके बाद की जितनी कमांड्स होंगी वो उस डायरेक्टरी में चलेंगी। आप कुछ कॉपी करवाना चाह रहे हैं, आप कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, वो सब उस डायरेक्टरी में हो रहा होगा। अच्छा, किसी ने कहा रिपीट कर दे, मैं कर देता हूँ। देखिए वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्क डायर बेसिकली आपको बताता है योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप जब बिल्ड कर रहे हैं, मतलब डॉकर इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, सो यू कैन यूज वर्क डायर, और आप कोई भी डायरेक्टरी बता सकते हैं, कोई भी फोल्डर बता सकते हैं। होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जो मेरा यूज केस था कि जब मैं पहले a.txt की फाइल बना रहा था, वो बन रही थी डिफॉल्ट फोल्डर में। मतलब जो मेरी पिछला फोल्डर था, फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ और मैं बिल्ड करता हूँ, तो नहीं हुआ, या तो बिल्ड ही नहीं हुई। बिल्ड क्यों नहीं हुई? फेल टू क्रिएट डॉकर फाइल पार्सर। अच्छा सॉरी, उसने मुझे एरर दिया कि ये गलत लाइन लिखी हुई थी आपने। मैंने डॉकर इमेज बिल्ड किया, मैंने डॉकर इमेज रन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a.txt मेरे होम फोल्डर में बन रहा था, स्लैश के फोल्डर में a.txt बन रहा। a.txt की फाइल मतलब पेरेंट फोल्डर में बन रही थी। बट व्हाट इफ मेरा यूज केस है कि a.txt होनी चाहिए अली के नाम के फोल्डर के अंदर, मतलब बाय डिफॉल्ट वो इस फोल्डर में बना रहा है, मतलब जो पेरेंट या वो रूट फोल्डर है, मैं चाहता हूँ वो अली के फोल्डर में बनाए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी युबंटू से रिलेटेड चीजें पड़ी हुई हैं। आई डोंट वांट कि मेरी फाइल युबंटू से रिलेटेड चीजों में पड़ी हो सकता है मैं गलती से कुछ युबंटू की फाइल जोड़ा दूं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि या किसी का माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट है, मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा, मैं पहले इसको आंसर कर दूं। तो फिर a.txt को मैं चाहता हूँ अली के फोल्डर में क्रिएट करना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डायर की कमांड है डॉकर फाइल की। व्हाट इट डज इज, इसके बाद जितनी कमांड्स चलेंगी डॉकर फाइल में, चाहे बिल्ड टाइम चाहे रन टाइम, वो इस फोल्डर में चलेंगी। इसका क्या मतलब कि अगर मैं जब एक कंटेनर चलाता हूँ, इसका डॉकर बिल्ड भी करता हूँ और डॉकर रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अली के नाम के फोल्डर से मेरा कंटेनर चला है। मतलब जब मेरा कंटेनर चला है तो मैं अली के फोल्डर में हूँ। ये कैसे डॉकर को पता चला कि जब कंटेनर चलाओ और अली के फोल्डर में डायरेक्टरी के अली के मतलब डायरेक्टरी में चले जाओ, ये डॉकर को कैसे पता चला? वो वर्क डायर से। तो मैंने भी कहा वर्क डायर से आगे जितनी भी कमांड्स होंगी वो सब उस डायरेक्टरी पे चलेंगी। इवन ये जो touch.a.txt बनी है, ये भी इसी डायरेक्टरी में बनी है a.txt की फाइल। क्यों? क्योंकि वर्क डायर मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी। सो एक माय डायरेक्टरी। क्वेश्चन जी और जी एक सवाल। जी जी। आप कह रहे हैं कि ये वर्क डायरेक्टरी अर्ली में बनी है, तो हम हम्म। कल तक ये काम कर रहे थे कि लेयर्स में काम हो रहे थे, उस लेयर के अंदर आपने एक और फोल्डर ऐड किया है। नहीं नहीं, देखिए इसका लेयर्स से तो कोई नहीं ना, ये तो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ ही यानी ऐड हो रही है। लास्ट कल क्लास तक तो हम यहाँ तक पढ़े थे ना, फ्रॉम रन टच a.txt लेयर ऐड हो गई, आप जी उसी से जी आगे बढ़ा रहे हैं ना? जी जी, उसी से आगे पढ़ा, मतलब नेक्स्ट कमांड ही करना। अभी कल तक हम लोगों ने ये वाली कमांड्स पढ़ी थी ना, फ्रॉम, रन, लेबल, cmd, एंट्री पॉइंट, ये हमने 5 कमांड्स कल तक पढ़ी थी। आज हम
आगे की कमांड्स पढ़ेंगे, और भी तो कमांड्स हैं ना डॉकर फाइल की, तो वो आज हम सारी वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये नहीं मतलब समझ आई, वर्क डायरेक्टरी में कैसे फोल्डर बने? देखिए वर्क अगेन लेयर्स एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। लेयर्स तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी इमेज में डॉकर फाइल में कितनी कमांड्स हैं उतनी लेयर्स बन जाएंगी, वो तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ ना कि देखिए मैं चाहता था a.txt की फाइल बने अली के फोल्डर में, मैं ये तो नहीं चाहता हूँ ना कि a.txt पेरेंट फोल्डर में बन रही है, जो कि पेरेंट फोल्डर में जो युबंटू की चीजें पड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर इधर ये चीजें पड़ी, तो उसका करने का क्या तरीका है? मतलब आई वॉन्ट द ए फाइल a.txt टू बी क्रिएटेड इनसाइड स्पेसिफिक फोल्डर, इनसाइड ऐप फोल्डर, या मैं अगर ऐप की फाइल्स को कॉपी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऐप के कोड को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यही चाहूंगा ना कि वो स्लैश ऐप के नाम के फोल्डर में जाए या स्लैश बैकएंड के नाम के फोल्डर में जाए। मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि भाई हर सारा कुछ इधर पेरेंट फोल्डर में पड़ा हो, जो कि ऑब्वियसली इट विल मेक डिफरेंस, इट विल कैन क्रिएट इवन एरर। ये हो सकता है मैंने भी एक फाइल बनाई हो जिसका नाम होम हो, मेरे कोड ने मतलब उसने भी एक फाइल बनाई हो जिसका नाम होम हो, और ये युबंटू को देख सकते हैं इसका भी नाम होम है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना। एक मैं आपको इवन और उसकी बेहतर कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, ETCLS। हाँ देखें, ये बाय डिफॉल्ट युबंटू का फोल्डर है जो युबंटू अपने साथ लेकर आता है, ETC के नाम का फोल्डर, ठीक है, पेरेंट में। अगर मेरा कोड भी ETC के नाम का फोल्डर लेकर आता है, लेट्स से वो भी एक फोल्डर क्रिएट करता है ETC का, और मैं इधर बचे, या वो क्रिएट करता है, मेरी इमेज जो है वो क्रिएट करती है ETC के नाम का फोल्डर, और मैं वर्क डायर नहीं सेट करता, ठीक है, कि मेरा कोड भी एक ETC के नाम का फोल्डर बना रहा है। अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा। वो देखें, वो कहता है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, क्योंकि पेरेंट में ETC के नाम का तो फोल्डर पहले ही एग्जिस्ट करता था। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि युबंटू की डिफॉल्ट चीजें हम छेड़ रहे हो, तो फिर हम अपना फोल्डर बना के उसके अंदर अपनी फाइल्स ऐड करते हैं। बिल्कुल, आप अपना फोल्डर बना के बैकएंड स्लैश ऐप के नाम का, तो ये एक नया फोल्डर बनेगा बैकएंड ऐप। एक्चुअली जो वर्क डायरेक्टरी कर रही है वो यही कर रही है कि आपको आपका अपना पर्सनलाइज्ड एक फोल्डर बनाने के लिए एक प्रोसीजर हम सब कर रहे हैं। जी जी, बेसिकली मतलब सिर्फ ये नहीं कर रही, वो ये तो कर रही है कि इस नाम का एक फोल्डर बनाएगी, और दूसरा स्टेप क्या कर रही है कि इस कमांड मतलब 3 लाइन के आगे, 3 लाइन के बाद की जितनी कमांड्स होंगी आपकी डॉकर फाइल में, जितनी भी, वो क्या करेगी, वो सब इस फोल्डर में चलाएगी। मतलब अब मैं अगर ETC की कमांड चला रहा हूँ, तो अब ETC का फोल्डर किधर बनेगा? बैकएंड ऐप ETC, मतलब ये पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अभी हम आगे कोड को अंदर कॉपी करवाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट हमारी कमांड्स हैं वो हम अपने चीजों को बाहर से अंदर कॉपी करवाना चाहेंगे। तो जब हम वो चीजें कॉपी करवा रहे होंगे, सो ऑब्वियसली वी विल वांट कि वो एक स्पेसिफिक फोल्डर में कॉपी हो रही हो। तो अब मैं अगर इसको बिल्ड करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इवन रन टाइम पे जब कंटेनर चला, सो आई वॉज इन द बैकएंड स्लैश ऐप फोल्डर and my ETC folder was now created under this subfolder, basically is created under this folder. और हमेशा प्रैक्टिस यही होती है कि हम इसी तरह वर्क डायरेक्टरी बनाते हैं, और हर यानी जो भी नया काम करने लगते हैं उसकी डायरेक्टरी बनती है और उसके ऊपर फिर आती है। जी, मतलब ऑब्वियसली बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप एक अपना फोल्डर बनाएं, ताकि आप कोई डिफॉल्ट फोल्डर ना चेंज कर रहे हो, डिफॉल्ट फोल्डर्स को ना डिलीट कर रहे हो, या कोई इशू ना कर दें, बाई डिफॉल्ट युबंटू ही चलना बंद हो जाए। मतलब मैं अगर युबंटू की होस्ट ही उड़ाना शुरू कर दूंगा, उसके डिफॉल्ट फोल्डर्स ही उड़ाना शुरू कर दूंगा इनमें से कोई गलती से भी, तो हो सकता है कि युबंटू ही काम करना छोड़ दे। जब युबंटू ही काम करना छोड़ देगी, तो ऑब्वियसली बात है वो एक अननोन सा एरर्स आएंगे मुझे, जो मुझे खुद नहीं समझ में आएगा कि यार कैसे रिजॉल्व करूं, अनटिल अनलेस मैं मतलब मुझे मतलब पढ़ना पड़ेगा उस पर। सो व्हाई नॉट आइसोलेट इट एंड मूव टू अ स्पेसिफिक फोल्डर ऑफ माय ओन ऐप
ठीक है, समझ आया। तो वर्क डायरेक्ट अगेन क्या करती है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी अभी के लिए, और जो जो कमांड उसके आगे चलेगी, जो भी कमांड, वो सब उस डायरेक्टरी में चल रही होगी। इवन रन, अब देखिए मैंने यहाँ पे रन बना के मेक डायर किया, एक नई डायरेक्टरी बनाई, वो किधर चली, इसी डायरेक्टरी में। अभी हम आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। इवन एंट्री पॉइंट और CMD कहाँ पर चले, उसी फोल्डर वो में, भी क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मैं किस फोल्डर में हूँ, बैकएंड/ऐप में। जब एक कंटेनर चल गया, डॉकर को कैसे पता चला कि मैंने इस पाथ पे कंटेनर को ओपन करना है, वो आपकी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी बता रही है। लास्ट वर्किंग, आप इसको ओवरराइड करना चाहें तो आप यूं करके ओवरराइड कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आप बताएं अब क्या होगा, ETC का फोल्डर कहाँ बनेगा, बैकएंड/ऐप में, ठीक है। और मेरा जब कंटेनर चलेगा तो मैं किस पाथ पे हूँगा, backend/app/etc। नहीं, जब मेरा कंटेनर चलेगा मैं किस पे हूँगा, क्लास पे। क्लास में, जहाँ पे मैंने वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर दी। देखिए मैंने ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट की थी, ये कमांड चलाई, वो उसके अंदर चली, फिर मैंने वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करके /class कर दी। अब इसके आगे जितनी कमांड्स होंगी वो /class में चलेंगी। तो हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्यों चेंज की? एक एग्जांपल सिर्फ बताने के लिए ना कि वर्किंग डायरेक्टरी करती क्या है, और आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ इतना। ओके, सही। कि अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, डॉकर बिल्ड, डॉकर रन, तो आप देख सकते हैं अब मेरा कंटेनर चला है किस फोल्डर में, /class में। बट ETC का फोल्डर कहाँ पे बना होगा, वो उधर ही बैकएंड/ऐप में बना होगा। बैकएंड/ऐप और ETC का फोल्डर देख सकते हैं वहां पे बना था, क्योंकि ये जब वर्किंग डायरेक्टरी सेट की तो इसका क्या मतलब था, आगे की सारी कमांड्स इधर चलाओ। जब ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट होगी तो उसने क्या कहा, आगे की सारी कमांड्स इस पाथ पे चलाओ। एक्सपोज क्या करता है, जो भी पोर्ट आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन जिस भी पोर्ट पे चलती है, आप उसको यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, आप उसको एक्सपोज करा सकते हैं। सो बेसिकली एक्सपोजेस द लोकल कंटेनर पोर्ट ऑन विच कंटेनर लिसन्स फॉर कनेक्शंस। तो आप जो भी पोर्ट देना चाहें, मतलब आपको पता हो कि यार माय कंटेनर रन्स ऑन या माय एप्लीकेशन रन्स ऑन पोर्ट 80, तो आप क्या करेंगे, एक्सपोज 80। जैसे हम इंजन एक्स को देख रहे थे, तो इंजन एक्स हमें पता था 80 पे चलता था। सो उन्होंने अपनी डॉकर फाइल में एक्सपोज 80 लिखा हुआ, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे चलती है। अगर मेरी एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे चलती है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी डॉकर फाइल में एक्सपोज करूंगा वो वाली पोर्ट जो कि बेसिकली जिसपे भी मैं अपनी बेसिकली कंटेनर की जोन सी भी पोर्ट को एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगेन मेरी एप्लीकेशन अगर 8080 पे चलती है तो मैं एक्सपोज 8080 लिखूंगा अपनी डॉकर फाइल में। अच्छा, एन और आर्क पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आता हूँ इधर ऐड और कॉपी पे, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ जाए तो वो हो जाएगा। देखिए सर अब एक एक्सपोज कर, क्या एक्सपोज का, जी उससे रिलेटेड है कि वो मीन्स के जो हमारा होस्ट होगा उसको उसको एक्सपोज होगी उसके लिए, या इंटरनल नहीं जो नहीं, कम्युनिकेशन होती है बिटवीन होस्ट के कंटेनर्स। लिए नहीं, कंटेनर के लिए, कंटेनर के लिए। ये कंटेनर देखें, होस्ट की मैपिंग कहाँ पे होती है, होस्ट की मैपिंग तो होती है जब आप डॉकर रन -p कर रहे होते हैं, होस्ट की तो मैपिंग जी यहाँ पे आती है। लेकिन जो जी ये 80 आता है, ये 80 कहाँ से आता है बेसिकली, कि जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलती है, और आपकी एप्लीकेशन जिस पे भी चलती है तो आप उसको एक्सपोज कर देते हैं यहाँ पर कि यार आपको, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो वेयर योर एप्लीकेशन विल रन, so you expose that port specifically on the docker file। ठीक, मीन्स काइंड ऑफ ये फायरवॉल रूल एक ऐड कर दिया कि हमने ये पोर्ट एक्सपोज कर दी, इस तरह कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ठीक ठीक। एक रूल आपने ऐड कर दिया, because you know that your application runs on these ports
इन द कंटेनर, ये मैं लोकल होस्ट की बात नहीं कर रहा। अगेन लोकल होस्ट की सेटिंग तो हम यहाँ पे बताते थे, ये तो रन करते वक्त बता रहे हैं। ये हम एक कंटेनर की स्पेसिफिकेशंस में बताएंगे कि कंटेनर अपनी एक पोर्ट को ओपन कर दे, इंटरनल पोर्ट को, फिर जब उसको मैप करेंगे तो हम अपने लोकल के साथ यूं करके मैप कर देंगे। ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज आप लोगों का भी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर मैं कुछ फाइल्स को अंदर कॉपी करवाना चाहता हूँ, मैं अपने कोड को अंदर कॉपी करवाना चाहता हूँ, मैं किसी भी फाइल को अंदर कॉपी करवाना चाहता हूँ अपने इमेज के। देखें एट द एंड तो हम यही बात कर रहे हैं ना शुरू से कि अपनी एप्स को डॉकराइज करवाओ, अपनी एप्स को डॉकराइज करो। अगर आपने अपनी एप्लीकेशंस को डॉकराइज करवाना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपका कोड होगा तभी तो डॉकराइज करेंगे। अगर कोड ही नहीं है तो आप कैसे उसको डॉकराइज कर सकते हैं? तो आपको अपना कोड अंदर कॉपी करना पड़ेगा, जो भी आपका मतलब जावा का कोड है, पाइथन का कोड है, नोड का कोड लिखा हुआ है, वो कोड को अंदर कॉपी तो करवाना पड़ेगा आपको। एंड देन यू कैन बिल्ड दैट कोड। यू फॉर एग्जाम्पल आपका पाइथन का कोड है, आपने एक इमेज ली फ्रॉम, मतलब पाइथन की इमेज ली, पाइथन आपने पाइथन की इमेज ली, अपना कोड अंदर कॉपी करवाया, जो भी आपका कोड था कोड अंदर कॉपी करवा लिया। कॉपी करवाने के बाद आपने उसको बिल्ड किया, जिस तरह भी मतलब आपने उसको करना था आपने उसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद अब आपके पास जो रिजल्टेंट इमेज बेसिकली बना, उसमें आपका पाइथन का कोड बिल्ड हुआ पड़ा है और वो आप रन करके चला सकते हैं। सो सेम इसी तरह अब आपने जाहिर सी बात अपना कोड तो अंदर कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए अंदर डॉकर फाइल हमें दो कमांड्स देती है, ऐड और कॉपी। दोनों कमांड्स चलती हैं, मतलब ऐड भी चलती है और कॉपी भी आपके होस्ट से अंदर चीजें कॉपी करेगी। तो फॉर एग्जांपल मेरी डॉकर फाइल यहाँ पर पड़ी है, तो मैं अगर कॉपी करता हूँ तो वो क्या करेगी, इधर होस्ट से कोई भी फाइल, फॉर एग्जांपल मैं ये readme.md को अंदर कॉपी करवा सकता हूँ, तो readme.md की फाइल मेरे डॉकर इमेज का पार्ट बन जाएगी। सो ये दो कमांड्स हैं, ऐड और कॉपी। फर्क इन दोनों में क्या है कि ऐड की कमांड आपको रिमोट यूआरएल से भी फाइल कॉपी करने की इजाजत देती है। मतलब वो क्या करती है, रन टाइम पर, बिल्ड टाइम पर, मतलब बिल्ड टाइम पर वो वाली फाइल को डाउनलोड करके आपके कंटेनर में ले आएगी, जबकि कॉपी की कमांड सिर्फ और सिर्फ लोकल फाइल को कॉपी करेगी अंदर। मतलब ऐड की कमांड एक यूआरएल से भी ले आएगी और कॉपी की कमांड सिर्फ और सिर्फ लोकल से लेकर आएगी। लेकिन ऐड दोनों काम कर सकती है, ऐड यूआरएल से भी ला सकती है और लोकल फाइल से भी ला सकती है। इसलिए अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये अगेन ये वही रेपो है डॉकर सैंपल्स की, इसके अंदर सारे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, सबका इधर नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर ऐड वर्सेस कॉपी का एक फोल्डर बना हुआ है। तो मैं अगर आपको इसकी डॉकर फाइल दिखाऊं तो आप देखें फ्रॉम युबंटू, अगेन बेस हमने युबंटू की, वर्क डायर मैंने अपनी स्लैश ऐप सेट की, स्लैश ऐप के बाद मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं एक रिमोट यूआरएल। पर लेट से मैं इसका यूआरएल ही नहीं सिलेक्ट करता, मैं किसी और रेपो का कर देता हूँ, डाइस लैब बेस्टन, सॉरी गिटहब डाइस लैब बेस्टन, और मैं इसमें से फॉर एग्जांपल इसकी रीडमी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन रहे ही ना। डाइस लैब बेस्टन readme.md, और एक मैं फाइल ये वाली कॉपी कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, बेसिकली ये वाली फाइल अंदर कॉपी कर देगी जो कि एक रिमोट यूआरएल से आ रही है, और दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ जो ये लोकल readme.md पड़ी है, इस वाली फाइल को अंदर कॉपी कर रहा हूँ इस नाम से, कॉपीड रीडमी। तो अब मैं अगर जाता हूँ, अच्छा मुझे पहले तो ये बात बताएं ये दोनों फाइल्स किधर बनेंगी, कॉपीड रीडमी और डाइस लैब
रीडमी ये किस जगह पे बन रही होगी, ये फाइल किस डायरेक्टरी में बनेगी? फ्लैश ऐप में। स्लैश ऐप में, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ये सेट किया हुआ है, वर्क डायर मैंने स्लैश ऐप सेट की हुई है। तो अगर मैं करता हूँ डॉकर बिल्ड डॉकर -t ऐड वर्सेस कॉपी डॉट, तो ये इमेज मेरी बिल्ड हुई, मैंने रन की -it ऐड वर्सेस कॉपी। तो आप अगेन देख सकते हैं मेरा जब कंटेनर चला है तो वो भी स्लैश ऐप के फोल्डर में चला है, क्योंकि वर्क डायरी ये सेट थी। मैंने ls किया तो मुझे 2 फाइल्स नजर आई, कॉपीड रीडमी डॉट md। मैं पहले इसको खोल के देखता हूँ इससे क्या कंटेंट्स है, तो ऐड वर्सेस कॉपी फोल्डर कंटेनिंग डॉकर फाइल। तो इसने एग्जैक्ट ये वाली जो रीडमी थी ये अंदर मेरे कंटेनर के अंदर मेरे इमेज के अंदर बेसिकली कॉपी कर दी थी, और इमेज के थ्रू अब मुझे वो कंटेनर में नजर आ रही है। सेम इसी तरह मैंने जो दूसरी फाइल कॉपी की मैं उसको कैट करके देखता हूँ, डाइस लैब बैच 10। तो ये आप देख सकते हैं ये डाइस लैब बैच 10 टेस्ट रीडमी फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 दिस इज न्यू फीचर, जो कि ये वाली रिमोट यूआरएल से एक फाइल आ रही थी वो अंदर कॉपी कर दी ऐड की कमांड ने। बट ये उलट नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया ये चीज उलट नहीं हो सकती। हाँ ये उलट हो सकता है ऐड, क्योंकि दोनों में चलता है, ऐड को कोई मसला नहीं है, ऐड दोनों कमांड्स में चल जाएगा। बट कॉपी कैन नॉट कॉपी फ्रॉम अ रिमोट यूआरएल। ऐड दोनों काम कर सकता है, मतलब ऐड रिमोट से भी ला सकता है और ऐड लोकल से भी कॉपी कर सकता है। सो इफ आई बिल्ड द इमेज अगेन, अब मुझे एरर आएगा, उसने क्या कहा कि फेल्ड टू क्रिएट डेफिनेशन, सोर्स कांट बी अ यूआरएल फॉर कॉपी। देखें एरर उसने मुझे ऐड पे नहीं दिया, हालांकि ऐड की कमांड ऊपर, अगर ऐड की कमांड में एरर आता तो यहीं पे फेल हो जाती। ये वाली कमांड सक्सेसफुल हुई है, अगली कमांड फेल हुई है जिसमें उसने मुझे एरर दिया कि सोर्स कांट बी अ यूआरएल फॉर कॉपी। सो यूआरएल अगर आप सोर्स में दे रहे हैं तो बेसिकली क्या है, कॉपी सोर्स और फिर आगे डेस्टिनेशन। सोर्स कैन नॉट बी अ यूआरएल फॉर कॉपी कमांड। कॉपी के लिए आप सिर्फ लोकल से ही फाइल्स को उठा के अंदर कॉपी करेंगे। अब जैसे एक ऑप्शन और क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी डॉट डॉट डॉट, इससे क्या होगा जो कुछ मेरे करंट फोल्डर में पड़ा है वो सब कॉपी हो जाएगा अंदर कंटेनर में। अगर यहाँ पे 5 फाइल्स पड़ी थी फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक नई फाइल a.txt b.txt, मैं 2 फाइल्स मतलब मैंने बना दी, रीडमी है डॉकर फाइल है। तो अब होगा क्या, ये सारी की सारी फाइल्स अंदर कॉपी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं डॉकर फाइल readme.md a.txt b.txt ये चारों फाइल जो इधर पड़ी थी वो अंदर चली गई। और ये वाली फाइल कहाँ से आई, ये वाली फाइल अगेन ये ऐड वाली कमांड से आई। सो मतलब कॉपी करने का फायदा, कॉपी करने की नीड समझ में आई है कि हमें अंदर कॉपी करना क्यों पड़ेगा। कैसे करते हैं वो तो आसान है कि 2 कमांड से सिर्फ कॉपी और ऐड की, मेरे ख्याल से उसमें तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कर कैसे रहे हैं या मतलब करेंगे कैसे। बट करते क्यों है ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं। देखें देखें आपने अपना कोड अंदर कॉपी करना ना। बाय डिफॉल्ट अगर मैं जावा की ऐप यूज करता हूँ, जावा की इमेज यूज करता हूँ, उसमें सिर्फ जावा इंस्टॉल्ड है। मुझे तो ये चाहिए ना कि मेरा कोड अंदर जाए, मेरा कोड आगे बिल्ड हो। ऑब्वियस ही बात है, जावा बाय डिफॉल्ट जावा का तो मैंने कुछ नहीं करना ना, मैंने अपनी ऐप अंदर कॉपी करनी है, अपना कोड अंदर कॉपी करना है और उस कोड को बिल्ड करना है। सर वो जो आगे आगे एंट्री पॉइंट पे जो हम यूज करते हैं जावा -जार करके और जार का नाम देते हैं, तो वो जार फाइल इस वर्किंग डायरेक्टरी से उठा सकता है अगर हम वहां प्लेस कर दें तो वहीं से उठाएगा या हमारे लोकल से उठाएगा जो जहाँ पे नहीं हमें वहां से उठाएगा, उसको तो आपकी लोकल डायरेक्टरी का कंटेनर को तो आपकी लोकल डायरेक्टरी का नहीं पता ना, कंटेनर को आपकी लोकल डायरेक्टरी का तो नहीं पता चल सकता। अगर पता चलता होता तो वो तो आपके होस्ट से चीजें ही उड़ा दे। मैं एक ऐसा कंटेनर बनाऊं जो मैं आप सबको दूं कि भाई आप सब चलाएं अपने अपने पीसी पे और आप चलाएं और आप आपका अपना पूरा पीसी में डिलीट कर दूं। कंटेनर को आपके होस्ट की किसी चीज की एक्सेस नहीं होती, ये बात याद रखें।
अगर होती तो मैं ऐसा एक इमेज बना दूं जो कि मैं आप सबके पीसीस पे इंस्टॉल करवाऊं और चलवाऊं, और मैं आपका पूरा पूरा पीसी डिलीट करवा दूं उससे। अगेन हमने बात की ना, कंटेनर्स आर आइसोलेटेड, वो आइसोलेशन में चल रहे हैं, वो कुछ और कंटेनर की चीजों को छेड़ नहीं सकते, या वो इवन होस्ट की चीजों को छेड़ नहीं सकते। तो जो जार की आप बात करें, वो जार आपके इमेज के अंदर होनी चाहिए, उधर प्रेजेंट होनी चाहिए। यू कैनॉट रन जावा डैश जार ऐप डॉट जार ऑन योर लोकल ऐप डॉट जार, आपको वो ऐप डॉट जार अंदर कॉपी करानी पड़ेगी इमेज के। ठीक है सर, थैंक यू। सेम इसी तरह से ये जो हम फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं अंदर, या मैं फॉर एग्जांपल दोबारा ये वाली करता हूँ और कॉपी कर देता हूँ मैं वही डॉट और डॉट, मैं CMD में लिख देता हूँ कैट, बल्कि एंट्री पॉइंट में लिख देता हूँ कैट, और CMD में लिख देता हूँ readme डॉट md exit। ये चला, और अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो क्या कमांड होनी, मतलब क्या आउटपुट आनी चाहिए हमारी, तो बता सकते हैं? री.md के अंदर जो जो कंटेंट है वो शो होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये मैंने किया, readme.md का जो कंटेंट था ये वाली फाइल का, से डाटा का डंप ले, मतलब MySQL का डंप ले, ठीक है। और नए वाले के अंदर वो रीस्टोर करे। फिर आप क्या करेंगे, एक दफा प्रोडक्शन पे भी आप टेस्ट कर लें। अभी आपने प्रोडक्शन डाउन नहीं किया, अभी तक प्रोडक्शन डाउन नहीं हुआ पुराने वाला, आपने सेम टेस्टिंग प्रोडक्शन पे भी कर ली। डीबी का डंप लिया और इधर पेस्ट करके देख लिया खुद से टेस्टिंग। अभी आपका प्रोडक्शन कस्टमर्स के लिए अभी भी पुराना प्रोडक्शन चल रहा है, बट आपने अपने पास एक मॉक टेस्ट करके देख लिया कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मॉक टेस्ट कर लिया, वंस यू आर श्योर ऑफ द स्क्रिप्ट्स, वंस यू आर श्योर ऑफ द एप्लीकेशंस, द डीबी, एवरीथिंग। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि माइग्रेशन स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा टाइम ले ले, आपने मेंटेनेंस विंडो 1 घंटे की ली है, लेकिन माइग्रेशन स्क्रिप्ट आपके 3 घंटे चल जाए, बहुत ज्यादा डाटा लेट से। बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपको सारा कुछ यहाँ पे पहले टेस्ट करके देखना पड़ेगा, हर चीज को प्रोडक्शन में। कस्टमर्स अभी भी उसी पे सर्व हो रहे हैं, ये आप अपनी लोकल टेस्टिंग खुद कर रहे हैं सिर्फ, मतलब एक्चुअल डाटा पे सिर्फ डाटा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन कस्टमर्स अभी भी पुराने वाले पे ही लिख रहे हैं, बेशक नया वो वाला डाटा ना भी शिफ्ट हो, खैर है। Once you are sure of all of this, then you will plan a maintenance window, then you will migrate the actual data, then you will migrate your DNS entry। जो भी आपकी DNS एंट्री होगी, जाहिर सी बात है आप किसी उस पर चला रहे हैं, तो DNS एंट्री को आप शिफ्ट कर देंगे टू Docker 1 देन योर प्रीवियस वन। सही हो गया। सर अगर आप एक डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दें फ्यूचर किसी क्लास में एट द एंड थोड़ा सा कि कैसे हम जाम के यहाँ से मूव करके दूसरी डीबी में यानी कि दूसरे साइड लेके जाएंगे। ये मतलब सिंपल कमांड है, करके तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये देखिए MySQL डंप की कमांड है, इसको इवन आप यहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर, मैं खुद ऑब्वियसली हमेशा इधर से कमांड से देखता हूँ, तो ये पूरे आपको ब्लॉग मिल जाएंगे। ये आपको बता रहा है MySQL सर डंप। सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा डीबी नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ आपने सम लाइन ऑफ कोड्स या सम लाइन ऑफ यानी कि टेबल यहाँ से पिक करने हैं और जाके उधर वहाँ पे रखने हैं, बस बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। वो तो फिर अगेन जितनी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी वो तो फिर आप सर्च कर करके करते रहेंगे, वो तो मैंने भी कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट पे तो नहीं काम किया हुआ, बट ऑब्वियसली ये पॉसिबल होगा ओनली वन टेबल। तो वो हाउ टू टेक बैकअप ऑफ अ सिंगल टेबल, तो वो आपको ये बता रहा है कि एक टीबी का करना हो, एक उसका करना हो, और ये रिस्टोर करना फ्रॉम अ सिंगल टेबल, या आप MySQL DB टेबल नेम, तो ये करेंगे तो बता देगा। सो अगेन दिस इज ऑल फॉर प्रैक्टिस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट, ये सारी प्रैक्टिस पे ही होता है, ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए ही काम आएगा। ये आप ऑब्वियसली बात है वो करना आपको खुद ही पड़ेगा, बट सर्च करें, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बनती है उस हिसाब से करने को, मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम क्लास का बाकी का जाया होगा, बाकियों के लिए वो चीज
ठीक। ना इतनी फ्रूटफुल है, ना उतना हो सकता है कोई MySQL पे काम ही ना कर रहा हो, बाकियों पे कर रहा हो। सर तो एक लास्ट चीज कि मैं अपने ही सिस्टम में एक साइड पे डेटाबेस बनाता हूँ, सारा सेटिंग कर रहा हूँ, फिर उसका डंप लेता हूँ, फिर एक और मैं अपने ही सिस्टम के अंदर सेटिंग करके वहां पे डंप करके इसी तरह से सिनेरियो बना के अपने पास ही कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास ही स्टेजिंग हो और ये हाँ सिर्फ बिल्कुल टेस्टिंग कर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना आप। 2 MySQL के कंटेनर चलाते हैं, docker run -it MySQL, इसको नेम दे दें MySQL ओल्ड, लेट से इसको चलाएं, इधर कुछ डमी डाटा लोड करवाएं, साथ ही दूसरी और इसको मतलब एक वॉल्यूम में इसको सेव करा दें, एक पाथ पे, एक पाथ में दूसरा चलाएं docker run -it -name MySQL न्यू और MySQL, तो ये चल जाएगा, ये भी एक वॉल्यूम में सेव कराएं। अब आप दोनों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इधर से डंप लें अपने होस्ट पे, मतलब पुश करें। अच्छा ये भी आप कर सकते हैं, अगेन एक चीज जो कि लैब्स का पार्ट नहीं, बट आप कर सकते हैं, आप डॉकर सीपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम अ कंटेनर टू योर लोकल होस्ट एनी फाइल। एक कंटेनर से एक फाइल आप अपने लोकल होस्ट पे भी लेकर जा सकते हैं। तो आप अपने कंटेनर 1, मतलब जो भी आपको बल्कि MySQL ओल्ड था, उससे वो जो डंप की फाइल आपने बनाई है वो कॉपी कर ली अपनी होस्ट मशीन में, मतलब अपने होस्ट मशीन में आपने कॉपी कर ली। जब होस्ट मशीन में कॉपी कर ली, फिर आपने क्या किया, इस डंप फाइल को होस्ट से कॉपी कर लिया नए कंटेनर में, नए कंटेनर में कॉपी कर लिया, फिर आपने उधर MySQL रीस्टोर की कमांड चला दी, मतलब जो भी उसकी होती है MySQL की ये होती है MySQL रीस्टोर करने की ये कमांड है, तो वो आपने ये चला दी। ठीक हो सर, एक लास्ट चीज, सॉरी बट अभी मुझे कंफ्यूजन सी है, वॉल्यूम और वो जो माउंट था लिंक, उन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था? वॉल्यूम और देखें उसका डिफरेंस मैं आपको करके, मैंने खैर सुबह भी बताया था। क्या कमांड थी, बेसिकली ये है, मेरी VM चल रही है जो जिसपे मेरा डॉकर चल रहा है एक्चुअल में, मैं इधर गया var lib docker ls cd volumes ls, ये आप देख सकते हैं मेरे सारे डॉकर वॉल्यूम्स बने हुए हैं, जहां पर डॉकर वॉल्यूम्स अपना डाटा सेव कर रहे हैं। मैं गया इधर से cd psql ls, तो आप ये देख सकते हैं ये एक डाटा का फोल्डर बना हुआ है, मैं गया डाटा में, तो आप देखें मुझे कहता है परमिशन डिनाइड, क्योंकि दिस फोल्डर इज बीइंग मैनेज्ड बाय डॉकर इटसेल्फ, डॉकर डेमन इसको हैंडल कर रहा है, जबकि दूसरा जो ये हमने पोस्टग्रेस के लिए यही वॉल्यूम यूज किया था ना इन द लैब, जबकि दूसरे एंड पे, बल्कि दूसरे एंड पे जो हम लोगों ने डाटा को यूज किया था वो क्या किया था, ट्रेनिंग पैच 10 TMP, तो ये वाला फोल्डर हमने, इसकी आप देख सकते हैं एक एक कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक एक फाइल आप देख सकते हैं, एक एक चीज आप देख सकते हैं। तो ये मैं चाहूँ तो गलती से उड़ा भी तो सकता हूँ, मतलब ये मैं चाहूँ तो गलती से ये चीज डिलीट भी तो कर सकता हूँ, और दूसरे एंड पे वो वाला जो है वो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। सही, ठीक हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि दो कंटेनर हैं, सपोज करें कि फ्रंट एंड के दो कंटेनर बने हुए हैं सेम, तो उन दोनों की पोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, एक की 8080 हुई है, एक 8090 हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि मैं दोनों कंटेनर जो रन हो रहे हैं फ्रंट एंड के, तो आईपी मेरा एक ही हो, आईपी भी सेम हो और पोर्ट भी एक हो, लेकिन रिक्वेस्ट दोनों पे जा रही हो, जैसे लोड बैलेंसर टाइप होता है। तो वो सिनेरियो कैसे होगा, बजाय अलग अलग आईपी और पोर्ट देने के, बेशक आईपी सेम हो लेकिन पोर्ट डिफरेंट दे के एक्सेस करने के लिए, सही इससे बेहतर है कि मैं बताता हूँ, ठीक है। देखें ये जो सारी बातें हैं ना, अभी तक हम सिर्फ कंटेनर्स पढ़ रहे हैं, अभी तो हम वही वाली बात है कि घर की फाउंडेशन को बनाने की बातें कर रहे हैं, घर की खूबसूरती पे तो हम बाद में आएंगे। जो ये आपकी चीजें हैं ना, कंटेनर्स कभी प्रोडक्शन में एज इट इज नहीं यूज होते, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं क्यूबरनेटिस या डॉकर स्वार्म या डॉकर कंपोज, वो है ही सारे टूल्स इन्हीं चीजों को तो हैंडल करने के लिए जो क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे हैं।
तो वो मैं इसलिए कहा जब हम उस पे आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि अच्छा यार चीजें मैं क्या समझ क्या। रहा था कि शायद डॉकर में भी उसका आइडिया है सर मुझे। मैं समझ रहा था कि डॉकर भी सेपरेटली इस चीज को हैंडल करता है शायद। वो हाँ डॉकर कंपोज करता है या डॉकर स्वार्म करता है, लेकिन वही वाली बात है कि क्यूबरनेटिस उन सब से बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इसीलिए क्यूबरनेटिस तो यूज होता है। वरना वरना तो मतलब स्लो कंटेनर्स ही कर रहे होते हैं, वरना क्यूबरनेटिस पे कोई जाता ही ना कभी। ठीक है तो सर। सर इससे एक क्वेश्चन याद है, आप जिस तरह कल मेंशन कर रहे थे कि क्यूबरनेटीज ने भी डॉकर की सपोर्ट तकरीबन खत्म ही कर दी है, तो हम तो सारा डॉकर पे ही काम कर रहे हैं, तो अगर तो कोई दूसरी चीज आती है तो उससे कोई वो हम सीख लेंगे या फिर उसको सेपरेट सीखना पड़ेगा या इसी रिलेटेड ही होगा वो? देखें होता क्या है, कंटेनर रन टाइम की सपोर्ट खत्म हुई है, बट डॉकर इमेजेस उसी तरह बनेंगी, डॉकर इमेजेस उसी तरह चलेंगी, डॉकर इमेजेस नहीं चेंज होंगी, कंटेनर रन टाइम चेंज होगी। मैंने आपको बताया कंटेनर रन करने के बहुत से टूल्स हैं, डॉकर इमेज इसी तरह बनेगी। डॉकर इमेज बनने का कोई और तरीका अभी तक नहीं आया, डॉकर फाइल आपको यही लिखनी पड़ेगी, वो एक ही तरीका है डॉकर फाइल लिखने का और वो वही चलेगा। डॉकर इमेज बन गई, अब वो रन कैसे होगी उसके लिए डिफरेंट कंटेनर रन टाइम्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉकर इज दी मोस्ट पॉपुलर और वही चलता है। और क्यूबरनेटिस में वो रन टाइम कैसे चलता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो क्यूबरनेटिस खुद हैंडल करेगा। हमें कोई कमांड क्यूबरनेटिस में चलानी नहीं पड़ती खुद से कि जो हम कंटेनर रन टाइम की कमांड को चला रहे होंगे, वो क्यूबरनेटिस चला रहा होगा, वो क्यूबरनेटिस जाने और उसका काम जाने। मतलब हमारी सरदर्दी नहीं है कि उधर कौन सा रन टाइम है और उसकी क्या कमांड होगी, इमेज यही बनेगा। इसीलिए डॉकर ये ना समझे कि डॉकर रेलिवेंट नहीं रहा, डॉकर इज स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट टूल व्हेन इट कम्स टू कंटेनर्स। अच्छा एक क्वेश्चन बीच में आया था, सर कैन ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और टेराफॉर्म कम इनटू प्ले टू ऑफर जीरो डाउन टाइम? टेराफॉर्म नहीं आएगा, टेराफॉर्म तो सेपरेट है, क्यूबरनेटिस आएगा। क्यूबरनेटिस ये मसले आपके हल करेगा, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और जीरो डाउन टाइम और वो चीजें, या डॉकर स्वार्म कुछ लेवल तक में मसले हल करेगा, बट टेराफॉर्म तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का टूल है ना, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के काम आता है। CRIO इज कंटेनर रन टाइम, हाँ CRIO इज कंटेनर रन टाइम, बिल्कुल इट इज रन टाइम। अच्छा अब वही एंट्री पॉइंट और CMD का अगर हम डिफरेंस एक देखना चाहते हैं खुद से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एंट्री पॉइंट को अब मैं हमने यही बात की ना कि जावा डैश जार इसका एंट्री पॉइंट है और ये इसका CMD है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं रन टाइम पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं एंट्री पॉइंट फॉर एग्जांपल सिर्फ जावा सेट कर रहा हूँ और डैश जार अपना CMD सेट करूँ। बेसिकली ये कमांड चलनी चाहिए थी, डिफॉल्ट क्या था कि एंट्री पॉइंट बेसिकली जावा डैश जार था और CMD बेसिकली ऐप डॉट जार था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री पॉइंट को जावा सेट करूँ, सिर्फ आपको एक दफा दोबारा बताने के लिए कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों किस तरह वर्क करते हैं। और अगर कोई बंदा आपसे कभी बहस करे तो यू शुड नो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही ही पढ़ा रहा हूँ, या जो आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना बहुत लोग बहस करते हैं कि नहीं CMD इज द फर्स्ट कमांड टू रन, हालांकि उनको खुद ही नहीं पता कि CMD इज नॉट द फर्स्ट कमांड टू रन, CMD इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू एंट्री पॉइंट and then they all both make the command which will run basically। तो अगर मैं अब ये रन करता हूं तो आप देखेंगे अभी भी मेरी ऐप चल जाएगी, बिकॉज नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने एंट्री पॉइंट में जावा भेज दी है और CMD में डैश जार ये भेज दी है और मेरी स्टिल वो ऐप। अच्छा अब मैंने 8081 पे चलाई हुई है, बल्कि सॉरी अभी मेरी 8081 पे चल रही है, तो आप देख सकते हैं वही मेरी ऐप जावा की। ये जावा की मेरी ऐप चल रही है, इंजन एक्स उसने कैशे से शो किया, तो ये मेरी जावा की ऐप चल रही है। जस्ट टू क्लैरिफाई के ओके। थर्ड हमारी पाइथन की ऐप है, अगेन मतलब बेसिक सी ऐप है, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले ये सब कुछ डिटेल में कवर कर चुके हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि कल को अगर आपको किसी ऐप को करना पड़े तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट, या तो आप यहाँ से ही कॉपी भी कर सकते हैं पूरी या फिर आप यहाँ से लेके अपना चीज भी कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज पाइथन ऐप जिसमें मैं पाइथन 3.6 यूज कर रहा हूँ।
आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन यूज कर लें, जो भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है, वही वर्क डायर ऐप, एक्सपोज दिस, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, अपना कोड अंदर कॉपी किया और पाइथन app.py चला दिए। अगेन पाइथन का कोड वही है, हेलो पे हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, काउंट पे एक काउंट इंक्रीमेंट करता जाएगा और बस मतलब so ये भी सेम वही स्टेप है जो कि हम बाकी एप्स के लिए करते आए हैं। और अगेन ये ही स्टेप्स रहेंगे मोस्टली, इवन जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मोस्टली आप डॉकर फाइल एक ऐप के लिए लिखते हैं और वो ही कॉपी होती है फॉर ऑल द माइक्रो सर्विसेज जितनी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर माइक्रो सर्विसेज तो सेम ही लैंग्वेज की होंगी। अगर डिफरेंट लैंग्वेज की होंगी तो सिर्फ तब डिफरेंस आएगा मतलब, लेकिन अगर सेम लैंग्वेज की हैं तो सेम डॉकर फाइल ही चल जाएगी किसी भी लैंग्वेज की ऐप के लिए। तो मतलब ये वो है, ये चल गया आपकी पाइथन की ऐप, मतलब इस तरह से चल जाएगी। यही चीज आप यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने पाइथन की ऐप को इम्प्रूव करना है, आप यही डॉकर फाइल वहां पर भी यूज कर सकते हैं। अगेन उसी तरह से बिल्ड किया, चला दिया कंटेनर 8082 पे, आपने जाके देख लिया, वो आपको एक्सेसिबल होगा। अगेन नोड की ऐप बिल्कुल सेम उसी तरह से, हम अगर नोड की ऐप देखें, ये बेसिक नोड की ऐप है, इधर हम मतलब सिंपल कोड कॉपी कर रहे हैं, वही वर्क डायर दिस नोड के, अब हम इमेज यूज कर रहे हैं ऑफिशियल नोड का इमेज, अपना कोड कॉपी किया और कोड चला दिया। फिर दूसरी है नोड एक्सप्रेस की ऐप, जिसमें आप वो करते हैं बेसिकली पैकेजेस इंस्टॉल करा रहे होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस को यूज कर रहे होते हैं, तो वही फ्रॉम नोड दिस वर्क डायर दिस। ये खैर मैंने अपने लिए किया हुआ है, मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था, मैं एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ न्यू फाइल में, और अभी के लिए आपको वो मैं बेसिकली कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने उसमें चेंजेस की हुई थी। हाँ, तो ये आप इसमें वर्क डायर ऐप इंस्टॉल 8080, मैंने अपने पैकेजेस को कॉपी किया अंदर, जिसमें मेरे बेसिकली वो लिखे होते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज है मेरी। तो मैंने अपने पैकेजेस को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने npm इंस्टॉल रन किया, जिसके थ्रू वो पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर मैंने अपना कोड अंदर कॉपी किया और cmd में लिख दिया npm स्टार्ट। तो जिनको अगर नोड का आइडिया है तो नोड बेसिकली इस कोड को चला देगा जब भी मतलब आपका जो भी कोड इसमें लिखा होगा server.js में कुछ भी, और जो भी पैकेजेस इधर लिखे होंगे, तो वो पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे और आपकी ऐप चलना शुरू हो जाएगी। बस आज का हमारा मेन टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। डॉकराइज करना हमें आ गया, डॉकर फाइल की सारी कमांड्स हमें आ गई। बाकी हाँ, मेरे जहन में तो और इसमें अभी कोई चीज़ नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। वैसे ही 3 बजे टाइम कंप्लीट हो गया। अटेंडेंस भी उन्होंने कर दी, हसन शेख की अटेंडेंस भी लगा देना। हाँ, मेरे हाथ से डाला हुआ नाम, चलो, क्योंकि वो भी उन्होंने बताया हुआ था कि बीच में कुछ क्लास अटेंड की है, कुछ मिस की है, बिकॉज वो भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। चलें, अगर नहीं है क्वेश्चन तो अभी हम, अच्छा बच्चा नहीं है, असाइनमेंट मैंने बतानी है असाइनमेंट। अली भाई, सैयद सिफ्तुल हसनैन इन्होंने बताया हुआ है? नहीं, इन्होंने नहीं बताया हुआ कुछ। असाइनमेंट में आपको अगेन बता दूं, असाइनमेंट उसी तरह से मेरे ही रेपो में वो जो डेवऑप्स ट्रेनिंग असाइनमेंट्स है उधर ही आपने करनी है। अच्छा, मैं आपको एक दो की असाइनमेंट देख के भी बता दूं, बल्कि कुछ के कुछ इश्यूज थे तो वो मैं साथ ही बता दूं। देखें, पहली चीज तो थी आप लोगों ने इशू बनाना था। इशू आप लोगों ने बनाया, मतलब काफी ने सही बनाया, ठीक है। जैसे कि मतलब ये लोगों ने अभी बनाए हुए हैं इश्यूज, ये बिल्कुल ठीक बनाए हुए हैं। अब आपने इस इशू को उस पुल रिक्वेस्ट के साथ वो भी करना था, लिंक करना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूं, सो दिस पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पर डेवलपमेंट में आपने इसको लिंक भी करना है।
जैसे कि हसन की क्या थी, हसन आर शेख, तो ये जो है ताकि जब जब ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो ये इशू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो मैंने ये लिंक कर दिया इस पुल रिक्वेस्ट को उस इशू के साथ, मैंने लिंक कर दिया। सेकंड मसला क्या था, अच्छा हाँ इनका तो अभी ठीक है, इनका था कि ये जो फाइल आपने बनाई है अपने नाम की, ये आपने उस फोल्डर के अंदर बनानी है। सो बेसिकली बैच 10 असाइनमेंट 2 इधर एक फाइल बनेगी आपके नाम की जिसमें आपने सारे आंसर्स दिए होंगे और वो तो ये इसके अंदर बेसिकली बनानी है। तो मैंने कहा कि मैं क्लास में ही सबको बता दूंगा कि बाकियों का भी अगर किसी को कोई इशू हुआ तो और अगेन ये थोड़ा सा फिर आप देखते हैं, ये चलिए ठीक है, ये तो आंसर भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, चलिए नहीं आपके कमिट्स फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के वही कमिट्स थे कि ऐड फाइल, रिमूव फाइल, अपडेट फाइल, तो वो उसकी जगह थोड़ा सा मीनिंगफुल कमिट हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो एक असाइनमेंट है बट दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू कि आप अच्छी चीजें सीखें, अच्छे स्टेप्स सीखें, तो दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू। तो मैं अगर असाइनमेंट 3 आपको दिखाऊं, असाइनमेंट 3 में आपने क्या क्या कुछ करना है, अगेन उसी तरह से इशू बनाना है। 4 का आपने पहले ही किया होगा, अगर आपने असाइनमेंट 2 सबमिट कराएगा जो भी, तो वो उसने पहले ही फोर्क किया होगा, तो उसके लिए तो मतलब फोर्क ये स्टेप रिपीट है, लेकिन ये सारी स्टेप मतलब सारे रिपीट हैं। आपने सिर्फ जहाँ से स्टेप होगा जिसने पहले से असाइनमेंट सबमिट कराई हुई है, एक नई ब्रांच बनाएं असाइनमेंट 3 के नाम की, जो भी लैब्स थी वो सारी कंप्लीट करें। इधर आप मुझे बता दें कि मैंने सारी कंप्लीट कर ली है नहीं कर ली जो भी। इधर आपने ये आंसर करना है, हाउ टू लेवरेज कैशे, व्हाट आर मल्टी स्टेज बिल्ड्स, एक्सप्लेन कंटेनर्स वर्सेस इमेज, एक्सप्लेन दीज कमांड्स, इम्प्रूव द डॉकर फाइल फॉर पाइथन एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है, जो कि मतलब बैड प्रैक्टिस इमेज है, उसको इम्प्रूव करना है, और दोनों का इमेज साइज और एस्टिमेटेड बिल्ड टाइम मुझे बताना है। थर्डली आपने एक MySQL का कंटेनर चलाना है यूजिंग द ऑफिशियल इमेज, ये ऑफिशियल इमेज का मैंने लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल इमेज को यूज करते हुए आपने वो करना है, डाटा परसिस्ट करवाना है उसका, और एनवायरनमेंट वेरिएबल से यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी उसके अपने ऑफिशियल पेज पर। कैसे मिलेगी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, MySQL का रूट पासवर्ड, MySQL का डेटाबेस अगर कोई बनाना चाहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड ये कोई बनाना चाहते हैं बताना चाहते हैं आप भेजेंगे। सिमिलरली ये डाटा स्टोर कहाँ पे कराता है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये डाटा स्टोर कराता है var lib MySQL पे, ये लिखा हुआ है that you can store data on this path। आगे आप देख सकते हैं वो MySQL रूट पासवर्ड भी भेज रहा है। तो ये आपको सारी यहाँ पे जो जिनका क्वेश्चन था डंप का भी, तो ये आपको डंप की भी बता रहा है कि आप कैसे डंप ले सकते हैं डॉकर कंटेनर से, रीस्टोर कैसे कर सकते हैं एक डंप को। सो एवरीथिंग कैन बी फाउंड ओवर हेयर। तो आपने करना क्या है, एक MySQL का कंटेनर चलाना है, ऑफिशियल इमेज से डाटा परसिस्ट करवाना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास करने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है बेसिकली उन एनवायरनमेंट वेरिएबल से, और बस मतलब हाँ, उसकी कमांड्स बेसिकली यहाँ पर लिखनी है आपने, जो भी उसकी कमांड बनेगी। दिस इज योर असाइनमेंट 3। अगेन असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्या कहते हैं कि यू कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम मी। अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं, कुछ होते हैं, आप स्लैक पे क्वेश्चंस पूछ लिया करें, ऑब्वियसली एक दूसरे की भी हेल्प होगी, मैं मुझे भी जब टाइम मिले या कुछ हो मैं भी देखूंगा, टीए भी हैं वो भी देखेंगे। तो असाइनमेंट किया जरूर करें, बिकॉज अभी तक मैं देख रहा हूँ टोटल 3-4 बंदों ने असाइनमेंट 2 सबमिट कराई है, और आई बिलीव असाइनमेंट 2 की डेडलाइन मंडे है, कल या परसों है मुझे जितना याद पड़ता है। तो अभी तक सिर्फ 2-3 बंदों ने असाइनमेंट सबमिट कराई हुई है वहाँ पे, और यहाँ पे भी सबमिट करानी है। LMS में सिर्फ एक फाइल ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, मतलब एक डमी सा डाटा एंटर कर दें, लेकिन एक्चुअल असाइनमेंट आपने गिटहब पे सबमिट करनी है। इधर सिर्फ मार्किंग होगी, क्योंकि इधर मैं आपको मार्क दूंगा कि यार किसने कितने किए थे, लेकिन एक्चुअल चेकिंग वहां पर होगी। तो असाइनमेंट 3 की डेडलाइन में नेक्स्ट मंडे की रख रहा हूँ 17th और 11 PM की रख देता हूँ, 17 अक्टूबर 11
11:59 कर देते हैं, 11:59 PM। ठीक है, अब बाकी अगेन दोबारा किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो स्लैक पे पूछ सकते हैं। स्लैक को एक्टिवली यूज़ किया करें ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बने, एक अच्छी आप लोगों को आपस में भी आपकी एक दूसरे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि कल को अगर किसी को कोई जॉब आती है उसी कंपनी में तो वो औरों को रेफ़र कर सके। चलें, ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़। मैं